Hello everyone, good morning. Good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. So आज है 28th ऑफ जून और 28 जून के आज हम सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे बात करने वाले हैं। आज हमें यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट पे बात करनी है। इसके अलावा आज हमें बात करनी है सेकेंड इंडियन के बारे में जो कि स्पेस पे गए हुए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद वो कौन सा स्पोर्ट्स है जो आने वाले समय में होस्ट करेगा, उस पर हमें डिस्कशन करना है। इसके अलावा आप लोगों ने लोकोमोटिव के बारे में सुना होगा जो हमारे रेलवे के ट्रेन्स के इंजन होते हैं, राइट। तो हमने अपने 2 लोकोमोटिव को एक्सपोर्ट किया है। तो किस कंपनी ने उन्हें बनाया है और कहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली काफ़ी सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है एंड वीडियो के एंड में काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी हैं जिनके ज़रिए हम करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट कर लेते हैं 28 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऑलरेडी मैंने आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ को टेलीग्राम पे और एप्लीकेशन पे पोस्ट कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक और एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। हमारे ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके कोई भी फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ लिंक को शेयर कर सकते हो और साथ ही साथ पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहली न्यूज आती है शुभांशु शुक्ला से। आप लोगों ने, हालांकि आप सभी को इन्फॉर्मेशन तो होगी ही, और ये जो मिशन है वो बहुत पहले लॉन्च किया जाना था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ये जो मिशन है वो डिले हो गया। फिर फाइनली यहाँ पे 26 जून को इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और ये पहले इंडियन गगनयात्री बन चुके हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हुए हैं। देखो, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेस में जाने वाले पहले पर्सन कौन है? पहले इंडियन जो स्पेस में गए थे वो राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा जी सोवियत यूनियन मतलब आपका रशिया बोल सकते हैं। तो सोवियत यूनियन के रॉकेट की मदद से 1984 को स्पेस में गए थे। तो पहले इंडियन जो स्पेस पे गए हैं वो राकेश शर्मा है। लेकिन पहले गगनयात्री या पहले इंडियन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे शुभांशु शुक्ला। ओवरऑल शुभांशु शुक्ला 634 नंबर के एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया हुआ है। शुभांशु शुक्ला एक्सोम 4 मिशन के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसे 26 जून 2025 को लॉन्च किया गया है और इसमें टोटल क्रू मेंबर्स कितने हैं? 4 हैं। शुभांशु शुक्ला किस राज्य से बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा यूपी से, उत्तर प्रदेश से। और ये सेकेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि स्पेस में गए हैं। पहले पर्सन राकेश शर्मा जी रहे हैं जो कि स्पेस में गए थे 1984 में। अब जिसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है उनको देखना है कि चारों क्रू मेंबर कौन थे। हालांकि आपसे चारों क्रू मेंबर के नाम कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट नाम है वो शुभांशु शुक्ला जी का है। लेकिन स्टिल मैंने यहाँ पे चारों क्रू मेंबर के नाम मेंशन किए हैं, आप चाहो तो एक बार इसको रीड कर सकते हो। ये जो एक्सम 4 मिशन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया हुआ है ये 14 डेज का मिशन है। कितने दिनों का है? 14 दिनों का मिशन है और वहां स्पेस में जाके ये 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है। देयर साइंटिफिक वर्क विल इनकम्पस प्रोजेक्ट इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कैंसर रिसर्च एंड डीएनए रिपेयर। इन सारे सेक्टर्स में बेसिकली रिसर्च वर्क किया जाएगा। ठीक है। एक्सम 4 मिशन को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, वो भी फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 स्पेस एजेंसीज के कोलैबोरेशन से तैयार किया गया है जो कि एक सर्टेन ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है और यहाँ पे कई सारे साइंटिफिक वर्क और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। 5 पार्टनर स्पेस एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रन करती हैं? तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, अमेरिका और रशिया की। हालांकि रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस उन्होंने 2024 में विड्रॉ कर लिया कि अब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे।
अभी एग्जिस्टिंग जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 2030 तक ऑपरेट होगा, उसके बाद इसे डीकमीशन कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी क्या करती है? अलग अलग सेगमेंट में लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो मैरीटाइम सेक्टर है, हमारा जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, उनके जरिए भी हम अपने टूरिज्म को और अपने ट्रेड को बूस्ट करें। तो इसके लिए हमें नए पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, नए शिप्स की रिक्वायरमेंट होगी और इन सभी चीजों के लिए पैसे की जरूरत होगी। तो यहाँ पे इन सारे मैरीटाइम सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए और जो फाइनेंसिंग गैप है उसको फुलफिल करने के लिए रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट, कोई भी चीज इंडिया में फर्स्ट होती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया का पहला मैरीटाइम एनबीएफसी को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है और ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है सर्वनंदा सोनोवाल की। और सर्वनंदा सोनोवाल जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। इन्होंने कंट्री का पहला मैरीटाइम सेक्टर फोकस एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को इनॉग्रेट किया है। इस कंपनी का नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका फंक्शन क्या होगा? तो फाइनेंसिंग में जो गैप है, मतलब आपको मैरीटाइम सेक्टर के डेवलपमेंट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करने का काम सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगा। ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म अलग अलग शिपिंग कंपनीज को लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा। मैरीटाइम सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा। इट विल सपोर्ट स्ट्रेटेजिक सेक्टर लाइक शिप बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रूज टूरिज्म एंड मैरीटाइम एजुकेशन। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड अगस्त 2016 में हुआ था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया अंडर द सागरमाला प्रोग्राम। और सागरमाला प्रोग्राम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है 2015 का। फिर इस कंपनी का नाम चेंज करके सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया और फाइनली आरबीआई ने इसको अप्रूवल दिया है 19 जून को टू वर्क एज अ एनबीएफसी। जो भी एनबीएफसीज होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है और चेयरमैन का नाम है टी के रामचंद्रन। ठीक है। और सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत है, सागरमाला प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में हुई थी, इस बात को भी याद रखना है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अगली कहानी समझते हैं। इंडिया विंस बिड टू होस्ट 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स इन गुजरात। अब देखिएगा, यहाँ पर एक स्पोर्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अलग अलग जो पुलिस फोर्स के पर्सनल और फायर जो अलग अलग एजेंसीज होती हैं, उसके जो ट्रूप होती है, उसके जो पर्सनल्स होते हैं, वो अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। अब यहाँ पे इंडिया ने बिडिंग की थी और बिड को जीत लिया है और डिसाइड किया गया है कि 2029 में 2029 में जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होंगे वो गुजरात के अहमदाबाद में होंगे और कुछ स्पोर्ट्स एकता नगर में भी खेले जाएंगे। ये आपका 23rd एडिशन होगा जो कि भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2029 में। ठीक है, इंडिया सेकेंड नंबर की एशियन कंट्री है आफ्टर चाइना जो कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को होस्ट करने जा रही है। लास्ट टाइम पहली एशियन कंट्री अगर देखें तो पहली एशियन कंट्री चाइना रही है जिसने 18th एडिशन वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का होस्ट किया था 2019 में। और अब 23rd एडिशन 2029 में होस्ट करेगा इंडिया और इंडिया सेकेंड नंबर की एशियन कंट्री है। ठीक है, ये तो हमने 23rd एडिशन के बारे में बात कर ली है जो कि 2029 में होगा। ना बात करते हैं 21st और 22nd एडिशन के बारे में। तो 21st एडिशन जो है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का, ये बर्मिंगम में होगा यूएसए में 2025 में। और 22nd एडिशन जो है वो कहां पर होगा? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा 2027 में। अब ये जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स है 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, 2 इयर्स में 1 टाइम इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2029 में गुजरात में इंडिया में इन्हें आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर बर्मिंगम में है, वो इसकी नोडल बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है जो इन गेम्स को आयोजित करती है।
ठीक है। पहला जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हुआ था वो 1985 में कैलिफोर्निया में हुआ था। 70% जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से और 30% जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो फायर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, India wins 35 medal at under 23 and under 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा कि अंडर 23 एंड अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होस्ट की गई या कहाँ पर ये गेम्स हुए थे, तो आंसर हो जाएगा वियतनाम में। वियतनाम में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 23 और अंडर 17 को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इसमें भारत को टोटल 35 मेडल मिले हैं और भारत की तरफ से टोटल 60 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था वियतनाम में। तो यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरीज में भारत को मेडल मिले हैं। पहला है, अगर हम बात करें मेंस एंड वीमेंस अंडर 23 चैंपियनशिप, भारत इसमें डोमिनेट कर रहा है। मेडल टैली में भारत फर्स्ट नंबर पे है। तो मेंस अंडर 23 कैटेगरी में भारत को 7 मेडल मिले हैं, 6 गोल्ड एंड 1 ब्रोंज। विमेंस अंडर 23 कैटेगरी में इंडिया को 10 मेडल्स मिले हैं, 4 गोल्ड है, 5 सिल्वर है एंड 1 ब्रोंज है। एंड अगली कैटेगरी है वीमेंस अंडर 17 कैटेगरी, इसमें भारत को 18 मेडल्स मिले हैं, 8 गोल्ड है, 4 सिल्वर और 6 ब्रोंज। इन तीनों कैटेगरीज को मिला के भारत को टोटल 35 मेडल्स मिले हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है BLW। BLW का मतलब है बनारस लोकोमोटिव वर्क। तो BLW बनारस built 2 locomotive exported to Mozambique by RITES। ठीक है। जैसे कि हम इन स्पेस के बारे में बात करते हैं, मैंने कई बार आप लोगों से इन स्पेस के बारे में बात की है। इन स्पेस क्या होता है? इन स्पेस इसरो का कमर्शियल आर्म है। अब किसी कंट्री को इसरो की मदद से अगर सैटेलाइट लॉन्च करवानी है, अपने प्रोजेक्ट्स को रन कराना है, तो इसरो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा। डायरेक्टली डील साइन करने का काम इसरो नहीं करेगा। इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जिसका नाम है इन स्पेस। वैसे ही जब रेलवे जो है, तो रेलवे के जितने भी बड़े बड़े एक्सपोर्ट होते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट किया जाता है, वो किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है राइट्स के द्वारा, जिसको रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो इंडियन रेलवे ने रिसेंटली 2 लोकोमोटिव को डिस्पैच किया है, मतलब भेजा है, एक्सपोर्ट किया है। कहां पर? अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक में। और इन दोनों लोकोमोटिव को मैन्युफैक्चर कहां पे किया गया था? बनारस लोकोमोटिव वर्क में इन्हें मैन्युफैक्चर किया गया था। इनकी जो शिपमेंट हुई है वो इंडियन रेलवे एक्सपोर्ट एजेंसी या राइट्स के द्वारा की गई है। ठीक है। इसके पहले इंडिया ने कुछ डीजल पावर लोकोमोटिव को भी एक्सपोर्ट करने का काम किया था। कहां पे? गुआना में। कहां से किया था? बिहार में एक प्लांट है जिसका नाम है मरोवरा डीजल डीजल लोकोमोटिव प्लांट। चलिए हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम मोजाम्बिक। तो यहाँ पे भारत को, इंडियन रेलवे को 10 लोकोमोटिव के ऑर्डर मिले थे मोजाम्बिक से, जिसकी टोटल वैल्यूएशन $37.7 मिलियन की है। और ये एग्रीमेंट 2023 में साइन किया गया था। ठीक है। इसी के अंदर बनारस से 2 लोकोमोटिव भेजे गए हैं। कहां पर? मोजाम्बिक में। अगर मैं बनारस लोकोमोटिव वर्क के बारे में बात करूं, जो कि बनारस में तैयार किया गया है, इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने 1956 में इसके फाउंडेशन स्टोन को रखा था और 1961 में यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। पहला लोकोमोटिव 1964 में डिलीवर किया गया था। पहले केवल डीजल लोकोमोटिव बनाते थे, लेकिन अब फैसिलिटी को अपग्रेड करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी तैयार किया जाता है। ठीक है। इसने लगभग 10,000 डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाए हैं, जिनको श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्री, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार जैसे कई सारे देशों में एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द राइट्स। ये क्या होता है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमी सर्विस लिमिटेड है। इसका फॉर्मेशन 1974 में हुआ था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है। ये नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे देश में जो रेलवे लोकोमोटिव हैं, ट्रेन सेट हैं, कोचेज हैं, उनको एक्सपोर्ट करना। तो बेसिकली एक एक्सपोर्टिंग आर्म मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की आपको देखने को मिलती है राइट्स। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलोकेट इट्स आंध्र प्रदेश रीजनल ऑफिस टू विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। देखेंगे, आंध्र प्रदेश में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस था वो हैदराबाद में था। अब हैदराबाद
केवल हैदराबाद का जो ऑफिस है वो केवल क्या करेगा, वो करेंसी मैनेजमेंट करने का काम करेगा। लेकिन इसका जो ऑफिस है आंध्र प्रदेश रीजनल ऑफिस आरबीआई का, वो विजयवाड़ा में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे वहां की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, ये इनॉग्रेशन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने किया है 16 जून को। बाकी सारे ऑपरेशंस इसी विजयवाड़ा वाले ऑफिस में होंगे, लेकिन करेंसी मैनेजमेंट हैदराबाद वाले ऑफिस में होगा। रीजनल ऑफिस के जो हेड है उनका नाम है अटा ओमर बसीर, जो कि रीजनल डायरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सल्कन फॉजिल पार्क के बारे में। तो सल्कन फॉजिल पार्क ये आपको मिल जाएगा यूपी में, और इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के सल्कन फॉजिल पार्क को, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि इसका जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कई सारे एल्गी के फॉसिल्स देखने को मिलेंगे, जो कि 1.4 बिलियन साल पुराने आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे इको टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे वैलिडेशन किसी ने तो किया होगा, किसी ने तो बताया होगा कि ये एल्गी के फॉसिल हैं, किसी ने तो बताया होगा कि ये जो फॉसिल हैं वो 1.4 बिलियन साल पुराने हैं। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एंड बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ, और उन्होंने अपनी स्टडी से कंफर्म किया है कि ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है ऑन द अर्थ। और सल्कन जो फॉसिल पार्क है उत्तर प्रदेश में, इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। अब ये कौन है? ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक जाने माने फुटबॉलर है। इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का। तो पोर्चुगल फुटबॉलर है जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्हें 2025 के ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप का एम्बेसडर बनाया गया है, और ये वर्ल्ड कप रियाद में 2025 में होगा। नेक्स्ट है यूनियन रेलवे मिनिस्टर इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानसर। अब यहाँ पे हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी। इन दोनों ने मिलके हमारे देश का सबसे बड़ा बिगेस्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल को मानसर हरियाणा में इनॉग्रेट करने का काम किया गया है। और ये प्रधानमंत्री के गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का ही एक पार्ट है। इसका पर्पस क्या है? हमारे देश में जो मालगाड़ियां होती है, मतलब जो फ्रिगेट मूवमेंट है क्रॉस द कंट्री, उनको स्ट्रीमलाइन करना और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप देख सकते हैं 1,17,000 मिलियन आपको देखने को मिलेगी, और ये 3 कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके पास 54% आपको स्टैक देखने को मिल जाएंगे। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 19% स्टैक है, और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास 5% स्टैक है। इन स्टैक से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा मानेसर, हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएगा। नौ बात करते हैं एग कैपिटल ऑफ इंडिया। एग कैपिटल ऑफ इंडिया आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी, तमिलनाडु का नमाकल। यहां से 1 करोड़ से ज्यादा एग्स को एक्सपोर्ट किया गया है अमेरिका। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एग्स फ्रॉम द तमिलनाडु नमाकल, often called the egg capital of India, have been exported to the USA। 1.2 करोड़ एग्स को एक्सपोर्ट किया गया है अमेरिका में, और इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाएगा। एक्सपोर्ट कहाँ से हुआ है? तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट से यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर 21 कंटेनर है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल किया गया है, और हर एक कंटेनर में 4.7 लाख एग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इंडिया करेंटली 200 मिलियन से ज्यादा एग्स को एक्सपोर्ट करता है अलग अलग लोकेशन में, मिडिल ईस्ट में, यूएई, कतर, ओमान एटसेट्रा, और अभी 1 करोड़ से ज्यादा एग्स को एक्सपोर्ट किया है हमने अमेरिका में फ्रॉम द तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरम पोर्ट से। नेक्स्ट है पतंजलि ग्रुप इम्पैक्ट विथ मलेशिया स्वेत किनाबलू टू सोर्स ऑयल पाम शीट। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे देश में कई तरीके के मिशन चल रहे हैं कि हम अपने देश में
पाम ऑयल का कल्टीवेशन इंक्रीज करना चाहते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स में। करेक्ट है। तो यहाँ पे मलेशिया की एक स्टेट एजेंसी है, मलेशिया की एक ग्रुप है जो कि एक सीड सब्सिडरी है, जो कि सीड प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है स्वेट स्वेट किनाबलू ग्रुप। इन्होंने 1.5 मिलियन पाम ऑयल सीड इंडिया के कंज्यूमर को दिए हैं, मतलब पतंजलि ग्रुप को ये सीड्स प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। और आने वाले 5 सालों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मलेशिया वन ऑफ द मेजर सप्लायर है पाम ऑयल का टू द इंडिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी डोमेस्टिक कल्टीवेशन हो पाम ऑयल का, और हम जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर जो डिपेंड है हम, वो हम रिड्यूस कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट, बिहार फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ई वोटिंग। अब ई वोटिंग सिस्टम को अर्बन एरिया में, देखो राज्य में जब इलेक्शंस होते हैं तो अर्बन एरिया में भी होते हैं और रूरल एरियाज में भी होते हैं, लेकिन अभी जो अभी आपका वोटिंग सिस्टम है रूरल एरिया में वही सेम रहेगा, लेकिन अर्बन एरिया में बिहार राज्य में ई वोटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसा करने वाला पहला राज्य आपको बिहार देखने को मिल जाएगा। So Bihar has become the first state in India to introduce an e-voting system for urban local body election. इसके लिए जो एप्लीकेशन तैयार किया गया है उसका नाम है e-voting सेकबर, मतलब SCCBHR। इसको सी डेक ने तैयार किया है, और दूसरा जो एप्लीकेशन बिल्ड किया गया है वो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया है। ई वोटिंग को हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के नाम से जानते हैं। इसमें ई वोटिंग मशीन या फिर कियोस्क जो है वो पोलिंग स्टेशन पे कुछ इस तरीके से लगा होगा। इसके जरिए यहाँ पर आप रियल टाइम में विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी वोट कर पाएंगे, और यहाँ पे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, यूजर का फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है जिससे कोई भी फॉल्स, कोई भी एरर, कोई भी गलत फ्रॉड वोटिंग ना की जा सके। तो ई वोटिंग सिस्टम को पहली बार बिहार के अर्बन इलेक्शंस में इंक्लूड किया जा रहा है। बिहार इज द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट एन ई वोटिंग सिस्टम फॉर म्युनिसिपल एंड अर्बन बॉडी इलेक्शन। ठीक है। एस्टोनिया जो है वो पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने ऑनलाइन वोटिंग की शुरुआत 2005 में की थी। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और फेस मैचिंग फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। अगर भारत में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इतिहास को समझें तो सबसे पहले 1977 में उस समय हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम है SL सकधर। इन्होंने सबसे पहले ईवीएम मशीन इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए हमारे वोटिंग सिस्टम में, ये आइडिया प्रपोज किया था। जब आइडिया प्रपोज किया, ईवीएम मशीन को तैयार किया गया और फिर इसको पायलट बेसिस पे इस्तेमाल किया गया। 1980-81 में ईवीएम को डेवलप करने का काम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया था, और 1982-83 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 50 पोलिंग स्टेशन में हुआ था। कहां पर? परूर कॉन्स्टिट्यूंसी केरला में। और उसके बाद 11 अलग अलग असेंबली और 8 राज्यों में इसका इस्तेमाल किया गया। फिर 1984 में जब ये इफेक्टिव रहा, जब इसको पायलट बेसिस पे इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ये सक्सेसफुल भी रहा, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आने वाले इलेक्शंस में हम ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ईवीएम के इस्तेमाल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का एक्ट है, इसमें हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो 1984 में अमेंडमेंट भी किए गए। नाउ बात करते हैं 1988। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें अमेंड किया गया और ईवीएम को लीगलाइज कर दिया गया 1989 में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आती है और वहां पे कहा जाता है कि बैलेट पेपर में ही हमारी वोटिंग होनी चाहिए, ईवीएम में नहीं। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और 2013 में जब इलेक्शन रूल 1961 में अमेंड किया गया, तो हमने सबसे पहली बार मतलब वीवीपैट का इस्तेमाल किया। वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब आप वोट करते हैं, जिस भी पार्टी को आपने वोट किया है, उसके बाद एक पर्ची निकल के आती है जिसमें लिखा होता है कि आपने इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट किया है, तो वो आपका वीवीपैट होता है। तो वीवीपैट का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था सबसे पहले, कहां पर? नॉक्सैन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, नागालैंड में। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ आज की क्लास की पीडीएफ, जैसा कि मैंने मेंशन किया है, पूजा डन क्लासेस एप्लीकेशन पे फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन में आपको पिछले 5 साल के एसएससी के पीवाईक्यूज, अलग अलग पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह की टेस्ट सीरीज,
इसके अलावा एवरी मंथ पब्लिश होने वाली मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी, आप वहां से इन्हें प्रिंटेबल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ना बात करते हैं इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इनफैक्ट इंटरव्यू अगर आप देने वाले हैं तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंधु क्या है, या ईरान और इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस इंडिया लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन रन किया था, तो ऑपरेशन सिंधु है। हम सभी को पता है ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और इसके चक्कर में क्या है, बहुत सारी जो इंडियन कम्युनिटी है, लगभग 10,000 इंडियन मेंबर्स ईरान में और लगभग 40,000 इंडियन कम्युनिटी इजराइल में है, तो इनको सेफली वहां से बाहर निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया था। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, चंडीगढ़ हैज बीन एडजस्टेड द बेस्ट परफॉर्मर इन स्कूल एजुकेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 को पब्लिश किया गया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को पब्लिश करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है, और यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग जो स्कूल हैं अलग अलग राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में, उन पे क्या किया जाता है, उनके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो बेस्ट परफॉर्मर स्कूल एजुकेशन में कौन सा रहा है 2023-24 में? चंडीगढ़ रहा है, और बॉटम पे मेघालय आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट 2.0 for the academic year 23-24. The upgrade framework assess school education quality across state and union territory, और यहाँ पे 1000 पॉइंट में स्केल में आपकी पॉइंटिंग की जाती है, मतलब स्कोर आपको 1000 से दिया जाता है। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें इस रैंकिंग को दिया जाता है, जैसे कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी, गवर्नेंस एंड टीचर एजुकेशन। तो मेघालय का जो स्कोर है वो लोवेस्ट है, ओनली 417 पॉइंट, और मेघालय आपको यहाँ पे आकांक्षी 3 कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा, बॉटम पे है मेघालय। जबकि चंडीगढ़ आपको देखने को मिल जाएगा किस नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे, अंडर द प्रचेष्टा 1, और इसका स्कोर 719 है आउट ऑफ 1000। सबसे बड़ी जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी कहलाती है आपकी उत्कर्ष कैटेगरी। उत्कर्ष कैटेगरी में कोई भी राज्य और कोई भी यूनियन टेरिटरी आपको नहीं देखने को मिली। उत्कर्ष कैटेगरी में आने के लिए 761 से 1000 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। और चंडीगढ़ आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा प्रचेष्टा 3 कैटेगरी में। फिर पंजाब, दिल्ली, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, अपने अपने राज्यों को देख लीजिए। ठीक है, ये आपको अलग अलग प्रचेष्टा 3 कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे। अदर राज्य जैसे कि बिहार, आसाम, तेलंगाना स्टेट, ये आपको आकांक्षी 2 कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, ये आपको आकांक्षी 1 कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये इतना आपको नहीं पढ़ना, अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो अपने राज्य को देख लीजिए कि आपका राज्य किस कैटेगरी में आता है विथ स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसे कौन पब्लिश करता है? इसे पब्लिश करने का काम वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश किया है, जिसमें इंडिया 71 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी आउट ऑफ 118 कंट्री। फर्स्ट नंबर पे कौन हो जाएगा? स्वीडन है। स्वीडन के बाद फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे है। वहीं अगर देखा जाए तो आपको पाकिस्तान 101 नंबर पे देखने को मिलेगा, और कॉन्गो जो है वो लास्ट पोजीशन पे है। यहाँ पर बेसिकली 2 कैटेगरीज में स्कोरिंग की जाती है, सिस्टम परफॉर्मेंस का 60% और ट्रांजिशन रेडीनेस का 40% यहाँ पर स्कोर होता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश किया गया है, जिसमें इंडिया 71 नंबर पे है। नेक्स्ट है कतर एयरवेज नेम्ड वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन एट 2025 स्काई ट्रैक्स अवार्ड। तो स्काई ट्रैक्स अवार्ड वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन अवार्ड 2025 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें कतर एयरवेज आपको वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन देखने को मिल जाएगी, वो भी कॉन्जिक्यूटिव 9th ईयर, 9वीं बार लगातार। कतर एयरवेज फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे सिंगापुर एयरलाइन है, थर्ड नंबर पे एमिरेट्स है, फोर्थ नंबर पे एएनए ऑल निप्पॉन एयरवेज है, और 5वें नंबर पे आपको कैथे पैसिफिक एयरवेज देखने को मिल जाएगा। ना बात करते इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया की जो सबसे बड़ी एयरलाइन है उसका नाम है इंडिगो। So Indigo has been ranked as the best airline and best low cost airline in South Asia. तो साउथ एशिया की बेस्ट एयरलाइन कौन सी हो जाएगी? आपको इंडिगो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, who has recently joined Canada's Fairfax
फाइनेंशियल होल्डिंग एज अ सीनियर एडवाइजर। तो अभी हमने क्या सीखा, हम लोगों ने कुछ समय पहले या कल के सेशन में डिस्कशन किया था अबाउट द अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो कि G20 के शेरपा थे, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था और ये सीईओ भी रहे हैं नीति आयोग के। फिलहाल अमिताभ कांत ने कनाडा के फेयरफैक्स को ज्वाइन किया है, फाइनेंशियल होल्डिंग को ज्वाइन किया है एज अ सीनियर एडवाइजर। क्लियर है? नेक्स्ट, which fossil park was recently added to UNESCO tentative world heritage list? आंसर हो जाएगा सल्कन फॉसिल पार्क, जो कि यूपी में आपको देखने को मिल जाएगा। Which country will host the World Police and Fire Games 2029? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में, इंडिया में इन गेम्स को 2029 में आयोजित किया जाएगा। The recently held Ambuvachi Mela is related to the which state? This is important static question. अम्बुबाची मेला कहाँ पर होता है? जो कामाख्या देवी टेम्पल है वहां पर आपको अम्बुबाची मेला देखने को मिलेगा, आसाम राज्य में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 22 जून से 26 जून के बीच में अम्बुबाची मेला को ऑर्गेनाइज किया गया। इसका एक और नाम है, इसका नाम है महाकुंभ ऑफ द ईस्ट, इसको भी आपको याद रखना है। Which asset management company has launched new mobile application offering unified view of investor financial portfolio, integrated mutual fund, equities and bank holding with the theme one app one view infinite opportunity? तो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी। इन्होंने एक नया एप्लीकेशन तैयार किया है जिसकी थीम है वन ऐप वन व्यू इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी। मतलब एक सिंगल एप्लीकेशन से आप अपने म्यूचुअल फंड्स को, इक्विटी को, बैंक होल्डिंग को, सभी को देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Tata Asset Management has launched a new mobile application providing a unified view of investor financial portfolio, integrated mutual fund, equity and bank holding in the one dashboard. क्लियर है? इसकी थीम आपको याद रखनी है वन ऐप वन व्यू एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी। टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी 1994 में बनी थी। इसके अलावा आरबीआई का एक और सर्कुलर आया है, आरबीआई अलाउ ट्रेडिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। स्ट्रिप का मतलब होता है सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर इंटरेस्ट इन प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, ये होता है स्ट्रिप। अभी तक ये केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में आप स्ट्रिप का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर सकते थे, लेकिन अब इसे स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी आरबीआई ने अलाउ किया है। दिस मूव कम आफ्टर द कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। इससे क्या होगा, लोग अपनी लिक्विडिटी को, स्टेट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको प्रॉपरली और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रिप ट्रेडिंग जो है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल थी और 2010 से इसे अलाउ किया गया है और अब इसे स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या होगा, इसमें जो ट्रेडर है वो अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पर जो इंटरेस्ट मिला है, दोनों ही कंपोनेंट को इंडिविजुअली मैनेज कर सकेंगे। दोनों ही कंपोनेंट की आप ट्रेडिंग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना है कि ये केवल फिक्स्ड कूपन स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है और जिसकी मैच्योरिटी अप टू 14 इयर्स तक होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। अब फिक्स रेट बॉन्ड क्या होते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे बॉन्ड्स को इशू करती है जिसके इंटरेस्ट पे या जिस पे फ्लक्चुएशन मार्केट के अकॉर्डिंगली नहीं आता, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे हम फिक्स रेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विथ रेफरेंस टू द स्ट्रिप इन द इंडियन बॉन्ड मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इसका फुल फॉर्म है सेपरेट ट्रेडिंग फॉर रजिस्टर इंटरेस्ट इन प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रिप अलाउ separating a bond principal and interest payment into the individual security. RBI has allowed strip trading state government security for the first time. बिल्कुल सही है। It can be issued only by the private corporate entity in India. ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस दोस्तोयेव्स्की स्टार अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल डायलॉग एंड लिटरेरी हेरिटेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ने जावेद अख्तर का नाम सुना होगा, जो कि एक हिंदी और उर्दू पोएट आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जावेद अख्तर ऑनर्ड विद दोस्तोयेव्स्की स्टार अवार्ड फॉर हिज इन्फ्लुएंस ऑन कल्चरल डायलॉग। इसके पहले इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 1999 में।
पद्म भूषण मिल चुका है 2007 में, और रिसेंटली इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है उर्दू लिटरेचर में काम करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद अ प्रेस्टिजियस श्रीमंता शंकरदेवा अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम। तो श्रीमंता शंकरदेवा अवार्ड कौन देता है? आसाम की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और ये अवार्ड डॉक्टर सोनल मानसिंह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका जो आसाम में कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए इन्हें श्रीमंता शंकरदेवा अवार्ड दिया गया है। ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे कुछ रिसेंटली लॉन्च की गई बुक्स हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। एंड अंत में है एक क्वेश्चन ऑफ द डे। What is the name of Israeli military operation launched against Iran on the 13th June? तो ईरान के अगेंस्ट इसराइल ने कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है? जो भी सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।